सुप्रभात बच्चों, मैं रविंद्र प्रसाद। चलो आज तुम लोग को पढ़ाएंगे पाठ 3। पाठ 2 समाप्त हो गया है। पाठ 3 है, कहानी है मौसी पपीते वाली। कहानी है जो देवेंद्र सत्यार्थी द्वारा लिखित कहानी है। शीर्षक से ही पता चल जाता है कि नीचे उसमें उस कहानी में क्या कुछ मिलेगा, किस पर आधारित होगा। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, वर्षा ऋतु अगर शीर्षक है तो हम नीचे पुस्तकालय का जिक्र नहीं करेंगे, आदर्श विद्यार्थी का जिक्र नहीं करेंगे। वर्षा ऋतु अगर है तो शीर्षक देखने ही से पता चल जाएगा कि वर्षा ऋतु के विषय में ही वर्णन किया गया होगा, चाहे करना है चाहे जो भी दिया हुआ है। उसी तरह शीर्षक इसका है मौसी पपीते वाली। मौसी तो संबोधन रिश्तेदारी में जो कहा जाता है, मामा फूफा मौसी मौसा, उस तरह मौसी है। और पपीते वाली जैसे दही वाली, दूध वाले, सब्जी वाले, यानी सब्जी वाले कहने का मतलब हुआ कि सब्जी बेचने वाले, दूध वाले दूध बेचने वाले, दुकानदार यानी दुकान है उनको। और यह कहानी है देवेंद्र सत्यार्थी द्वारा लिखी। और इसमें पात्र मुख्य रूप से 4 हैं। पात्र परिचय बताते हैं, उसी पर आधारित यह कहानी है। जैसे एक पिता दिया हुआ है, अमृत्यान नाम है, और वह लेखन का काम करते हैं, किताब लिखते हैं, इधर उधर घूमकर प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हैं, उसी पर आधारित कुछ लिखते हैं। नहीं तो देखा जाता है कि जो जिस क्षेत्र में है उसी से उसकी जरूरत है। जैसे सुवर्ण को ढूंढत फिरे कभी व्यभिचारी चोर कहा जाता है। एक ही सुवर्ण से 3 अर्थ निकलते हैं, सोना, सुंदर अक्षर और सुंदर नारी। चलो देखें पात्र परिचय। अमृत्यान है जो लेखन का काम करते हैं, उनकी पत्नी है देवयानी, गृहिणी है, और अमृत्यान की ही बेटी है कविता, छोटी बच्ची है। और नीचे कालिंदी नाम है पपीते वाली का, उसी पर आधारित यह कहानी है। कैसे, जैसे और यह कालिंदी है तो एक माँ है, माँ के दिल में ममता ममत्व तो होता है, किसी अपना चाहे किसी पराये बच्चे को भी देखकर उसके प्रति अगाध प्रेम होना, ममता दिखाना, दया हो उसके अंदर। जैसे स्त्री है और उसमें स्त्री तो नहीं है तो वो बेकार है, इंसान है और इंसानियत नहीं है तो भी बेकार है, मानव है मानवता नहीं है तो बेकार है। तो उसी पर आधारित यह कहानी है कि कैसे अमृत्यान अपने दोस्त के बुलाने पर, यह बस्तर जगह है जहाँ जाते हैं, और उनका एक दोस्त है जीतन के चिट्ठी भेजने पर, लिखने पर वहाँ पर यह जा रहे हैं, पत्नी और बेटी के साथ, और वहाँ ठहर रहे हैं। तो वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हैं, बहुत मनोहारी दृश्य है, उस पर कुछ लिखते हैं। तो उसी बीच में एक दिन उनके चार दीवारी के अंदर पपीते बेचने वाली आती है, आवाज़ लगाती है, पपीते ले लो, पपीते ले लो। बहुत सुरीली मीठी आवाज़ है और मीठे पपीते ले लो कहती हैं। तो देखें अब किताब की बात, कैसे उसके साथ कैसा संबंध स्थापित होता है, कैसे प्रेम व्यवहार बढ़ता है, और कैसे कविता जो है उस पपीते वाली को रोज आना जाना शुरू हो जाता है। देखते देखते एक दिन मौसी कहकर पुकारती है, उसी पर वह मौसी पपीते वाली नाम दिया गया है। और कितने भावुक हो जा रही है कविता को देखकर कालिंदी। चलो किताब की बात अब देखें। और ये भी कहा जाता है कि दुनिया में स्नेह प्रेम का कोई कीमत नहीं होता है, पैसा से तो सब कुछ नहीं मिल सकता है। कहा जाता है पैसा 2 ऑप्शन है, पैसा सब कुछ है और पैसा बहुत कुछ है। तो यहाँ जवाब सही होगा, पैसा बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं होता है पैसे। चलिए आगे देखें। अमृत्यान भी खूब है, हर समय यात्रा करता रहता है, देश का कोना कोना छान मारा, विदेशों की भी खूब
बहुत सैड थे। बूढ़ा हो गया पर पैर थकने का नाम ही नहीं लेते। इन यात्राओं से में अमृत्यान को तरह तरह के अच्छे बुरे अनुभव हुए, पर बस्तर में जो कुछ हुआ था अमृत्यान उसे आज तक नहीं भूल सका है। वह अमृत्यान जो है देश विदेश का बहुत सफर किए और घूमने से अलग अलग तरह का अनुभव होता है। बातचीत करने से व्यवहार, विचार, खान पान, रहन सहन, वातावरण का अलग अनुभव होता है। उन्होंने जो बस्तर में जो अनुभव किया अपने जीवन में वह अस्मरणीय हो गया, हमेशा याद रखने योग्य। आज से 53 साल पहले की बात है। एक दिन अमृत्यान के पास उसके एक मित्र का पत्र आया। उसका नाम था जीतन। वह बस्तर में रहता था। जीतन ने अमृत्यान को बुलाया था। तुम जाओगे तो बस्तर के वनों में खो जाओगे, इतना सुंदर एकांत तुम्हें कहीं न मिलेगा। यानी कहने का मतलब उनके अपने दोस्त साथी जीतन के कहने पर ही वह बस्तर में गए और कहे कि यहाँ का जो मनोहारी दृश्य तुम देखेगा तो इसी में खो जाएगा, यहाँ से जाने का तुमको मन नहीं करेगा। उन्हीं का आग्रह पर यह वहाँ पहुँचे थे। अमृत्यान ने उससे पहले बस्तर नहीं देखा था, यानी उससे पहले वो कभी नहीं गए थे, अनुभव नहीं था। वह तुरंत चल दिया। साथ में थी पत्नी देवयानी और बेटी कविता। कुछ समय तक वह जीतन के साथ रहा, फिर अलग रहने का इंतजाम हो गया। वह वहाँ रहकर कुछ लिखना चाहता था। एक छोटा सा खूबसूरत मकान, सामने रंग रंग के फूलों का बगीचा, फूलों पर उड़ती तितलियां, चहचहाती चिड़ियां। बस्तर की सुंदरता देख देख अमृत्यान मुग्ध था। सोचने लगा क्यों न इस पर कोई किताब भी लिख डाले। यानी वहाँ के जो मनोहारी दृश्य जो देख रहे थे, कैसे सुंदर सुंदर बागीचे हैं, उसमें तरह तरह की चिड़िया चहचहाती है, तो सोच रहे थे क्यों नहीं इस पर एक किताब भी लिख डालूं। तो जैसे सुंदर अक्षर मिलेगा तो कवि कोई रचना करेंगे। सुंदर मन सुनन है तो चूर सोचे क्यों नहीं उसको चुरा लें। जिसके काम लायक जो चीज़ होगा वह चाहता है कि हम वह काम करें, तो मन बनाए और वहाँ के दृश्य को देखकर वह मोहित हो गए और लिखने का मन बनाए। बस फौरन अमृत्यान बस्तर के सीधे साधे प्यारे प्यारे लोगों के जीवन पर एक पुस्तक लिखने में जुट गया। यानी वहाँ के सीधे साधे जैसे भी लोग थे उस पर एक पुस्तक लिखने में जुट गए, लग गए। जितना भी लिखता लगता अभी तो और भी बहुत कुछ लिखना बाकी है। कभी कभी से लगता जैसे बस्तर के लोगों ने कोई जादू सा कर दिया है उस पर। यानी लिखते जाते थे, उसके बाद भी इनको लगता था कि अभी तो बहुत कुछ बाकी है यहाँ लिखने के लिए। ऐसा महसूस हो रहा था कि लोग हम पर कोई जादू तो नहीं कर दिया है, किताबों लिखने के बाद भी अभी बाकी ही बाकी महसूस हो रहा है। एक दिन अमृत्यान लिख रहा था। देवयानी और कविता आंगन में बैठी थी। इतने में एक स्त्री पपीते बेचती हुई घर से आ निकली। पपीते लो पपीते, मीठे मिश्री से पपीते, आवाज लगा रही है, क्योंकि बेचने वाले का की आवाज में अलग ढंग का कुछ आकर्षण होता है कि जिससे उसका सामान बिके। जैसे कहा जाता है कि सही कुशल सेल्समैन विक्रेता वह है जो अंधे से चश्मा बेच दे और गंजे से कंघी बेच दे। तो जब लेकिन उसके बातों में आकर प्रभावित होकर वह अंधा चश्मा ले लेता है और गंजा जो है वह कंघी खरीद लेता है। तो ऐसा होना चाहिए। उसी तरह इसकी आवाज़ बहुत सुरीली मीठी आवाज़ थी, मधुर थी। दूसरी बात ये भी कहा जाता है कि बनिया नरम और जमींदार गरम। इसका अर्थ होता है बनिया नरम होगा यानी कि व्यवहारिक होगा, व्यवहार कुशल होगा, तो उसका दुकानदारी अच्छी चलेगी। चलो बड़ा नेक दुकानदार है, इसी में से सामान खरीदा जाए। और दूसरी बात है जमींदार गरम, यानी वह गुस्सैला हो, क्रोधित स्वभाव का हो, जिससे लोग डरे। डर के मारे उसके बागीचे में अगर आम लीची है तो डर के मारे कोई नहीं छुए कि नहीं जाएंगे तोड़ेंगे तो मारेगा। तो ऐसा देखा जाता है, होना भी चाहिए। तो यह किताब लिखने में जुटे थे और आंगन में उनकी पत्नी देवयानी और बेटी कविता बैठी हुई थी। तभी कानों तक आवाज़ पहुंची कि पपीते ले लो, पपीते ले लो, मीठे मिश्री से पपीते।
पपीते मीठे थे या नहीं यह तो नहीं पता, पर उस स्त्री की आवाज में ऐसी मिठास थी कि देवयानी और कविता दरवाजे पर जा खड़ी हुई। उसकी आवाज को सुनकर हम तो चखा नहीं था लोग कि पपीता मीठा है कि नहीं, लेकिन आवाज को सुनकर जाकर दरवाजे पर खड़े हो गए लोग, दोनों माँ बेटी। पपीते वाली ने कविता को देखा तो बस देखती ही रह गई। उसने कविता को गोद में उठा लिया, उसे प्यार करने लगी, फिर छांट कर एक पपीता दिया और अपने रास्ते चलने लगी। जब वह पपीते वाली आई तो उस बच्ची को देखकर देखते ही रह गई और बड़े प्यार से उसको गोद में उठाई और उसके बाद जाने के समय उसमें से छांट कर अच्छा सा पपीता दिया और जाने लगी, यानी पैसा वगैरह नहीं ली। देवयानी पैसे के लिए बुलाती रह गई, लेकिन वह स्त्री ऐसी चली गई जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। और पैसे के लिए देवयानी आवाज लगा रही है और वह कुछ नहीं घूम कर देख रही है, नहीं बोल रही है, ऐसा लग रहा था कि सुन ही नहीं रही है, लेकिन वह जानबूझकर वैसा कर रही थी। भावुक हो गई थी बच्चे के को देखकर। देवयानी ने अमृत्यान को बताया तो वह भी ताजुब करने लगा। अगले दिन फिर आई पपीते वाली, कविता दौड़कर बाहर गई, उसे देखकर वह प्यार से बोली, लेगी पपीता? तो यह बात पैसा नहीं ली, तो वह बात देवयानी अपने पति यानी अमृत्यान से बताई कि देखो ना, पहला दिन है, पहली बार यह औरत आई पपीता बेचने और पैसा के लिए बोल रहे थे पैसा ले लो, पैसा नहीं लो। इस पर अमृत्यान भी ताजुब हुए, मैंने आश्चर्यचकित हुए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। फिर दूसरे दिन आई और फिर प्यार से बोल रही है कि पपीते लेगी पपीता, पूछ रही है, प्रश्न कर रही है। हाँ, कल वाला बहुत मीठा था मौसी। इसके मुंह से, बच्ची के मुंह से निकल गया कि हाँ, कल वाला बहुत मीठा था मौसी। मौसी सब सुनते ही फल वाली ने फिर उसे प्यार से गोदी में उठाया चूम कर जाने लगी। सहसा देवयानी ने पुकारा, पपीते वाली पैसे तो ले जा। और यहाँ पर फिर उसको गले लगाई, गोद में उठाई, फिर स्नेह की उसे और फिर जाने लगी। तो यह कह रही है देवयानी, पपीते वाली पैसा तो लेकर जा। यहाँ विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, जो कि आश्चर्य के स्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है। मौसी सब सुनते ही फल वाली, हाँ, पैसे तो लेते जा। पपीते वाली ने पैसे लेने से इनकार कर दिया, बोली, इतनी प्यारी बेटी है आपकी, क्या उससे कोई छोटी सी चीज भी भेंट नहीं कर सकती मैं? वह उसके बाद सुनकर प्रश्न कर रही है कि इतनी छोटी सी प्यारी बेटी है आपकी, क्या उसके लिए इतनी छोटी सी एक फल का टुकड़ा है, फल है, हम भेंट नहीं कर सकते हैं, मैंने यह नहीं दे सकते उपहार के रूप में? यही उसका जवाब था। बातों बातों में उसने अपने बारे में बहुत कुछ बता दिया। उसका नाम था कालिंदी। वहाँ से कुछ मील दूर नदी पार एक गांव में रहती थी वह। दुनिया में कोई नहीं था उसका, अकेली थी। यह कहते कहते आंखें भर आई, लेकिन फिर जैसे उसे अपनी भूल पता चली, बोली, नहीं, अकेली कहाँ, सभी गांव वाले तो मेरे अपने हैं, स्कूल के बच्चे भी हैं जिनके लिए रोज रोज पपीते लेकर जाती हूँ, और फिर कविता भी तो है, यह मेरी अपनी बेटी है। वह इतनी भावुक हो गई कि अपनी आप बीती अपनी बात बताना शुरू की कि मैं अकेली हूँ, ऐसे सब बताने लगी। आंख भी भर आया उसका, आंख में आंसू आ गया, लेकिन सोची नहीं क्या हम कहाँ बैठे, फिर बात को बदल दी, कहीं नहीं, सारे लोग तो अपने ही हैं। और इसका मुख्य काम था स्कूल के अंदर, स्कूल की गेट पर जाकर पपीता बेचना, और वहीं बेचती थी। तो कह रहे कि सारे स्कूल के बच्चे भी मेरे हैं और यह लड़की जो है मेरी अपनी बेटी है, ये इस तरह से दावा कर रही है। सुनकर देवयानी की आंखें भी भर आई। तब तक अमृत्यान भी बाहर आ गया था। उसने भी पैसे लेने की जिद की तो कालिंदी बोल पड़ी, बाबूजी, आप बेकार चिंता करते हैं, मैं एक पैसा भी नहीं छोड़ने वाली, एक दिन पूरा हिसाब करूंगी। हाँ, और जब अमृत्यान पैसे के लिए जिद करने लगे, नहीं तुम पैसा लेकर जाओ, तो उस पर वह बोल रही है कि नहीं, आप बेकार के जिद कर रहे हैं, मैं एक पैसा भी छोड़ने वाली नहीं हूँ, एक एक पैसा का हिसाब करूंगी, वो भी अंत में। अमृत्यान क्या कहता, चुप रहा। अब यह बात सुनकर वह क्या कहे, एकदम चुप हो गया। इतनी सी देर में कविता कालिंदी से इस कदर घुल मिल गई कि कालिंदी चली तो वह भी उसके साथ चल दी। कालिंदी बोली, ले जाओ बाबूजी, इसे भी अपने साथ। अब इतनी घुल मिल गई थी, उससे इतना ना
प्रेम हो गया था वह पपीते वाली मौसी से कि यह भी छोटी बच्ची थी, नासमझ थी, ये भी हाथ पकड़ ली जाने के लिए। उस पर उसके पिताजी यानी अमृत्यान से पूछ रही है पपीते वाली कि क्या इसको भी ले जाऊं बाबूजी? तो क्या जवाब मिल रहा है? न अमृत्यान मना कर सका न देवयानी, यानी उस समय माता पिता दोनों जो थे किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे। यानी कहने का मतलब क्या करें क्या नहीं करें, उसको मना करें तो उसको तकलीफ होगी, नहीं ले जाने देंगे तो न। कविता कालिंदी के साथ चली गई। शाम के समय कालिंदी से घर छोड़ती गई और दिन भर साथ रही, फिर शाम को छोड़ दी उसको ले आकर घर पर। चलो यहीं पर आज समाप्त कर रहे हैं, फिर अगले क्लास में आगे इसको पढ़ाएंगे कहानी को। धन्यवाद।